नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे बजट 2025-26। हर किसी का ध्यान होता है बजट पे। बजट चाहे हम अपना बनाएं या गवर्नमेंट का बजट हो, उस पर फोकस होता है कि मेरे लिए क्या होगा। हालांकि जीएसटी के बाद कोई महंगा और सस्ते का कोई इशू नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि एक लॉन्ग टर्म हमारे व्यापार पे, हमारी दिनचर्या पे, हमारे हेल्थ इश्यूज पे क्या इसका असर होगा। किसी भी एक कदम से सरकार के से कहीं ना कहीं आम जन पे भी उसका असर आता है, चाहे वो जीएसटी के दायरे की बात हो, चाहे दूसरे इश्यूज हो। अगर टैक्स पेयर्स को भी कहीं रिलैक्सेशन मिलता है तो उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें मिलता है। किसी प्रोडक्ट पे अगर आप उसके दायरे को बढ़ाते हैं, मसलन आप आयुष्मान भारत की बात करें या फिर फ्री स्कीम्स की बात करें, जिसे लोक कल्याणकारी कहा जाता है, अगर उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं असर तो होता है। पैसा हाथ में आता है तो मार्केट में जाता है। तो चलिए आज हम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्या क्या कुछ खास हो सकता है बजट में, और हमारे साथ नारी में एक्सपर्टीज का पैनल है और हम चर्चा करेंगे कि आधी आबादी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। हमारे साथ हर्षा रमदानी जी हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। रघुश्री पोद्दार जी हैं, फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ वैशाली वशिष्ठ जी हैं, लघु उद्योग भारती से। सभी का स्वागत है। मैम आपके पास में आना चाहूँगा। हर्षा जी, हर किसी का ध्यान होता है, और यो मैंने बात की तो अलग से कोई सेगमेंट नहीं है कि हम टैक्स पेयर्स की बात करें कि हाँ महिलाओं को कोई राहत मिल सकती हो। अगर स्टैम्प ड्यूटी में या फिर कहीं पे बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पार्ट पे जाती हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो आंकड़े हैं, स्टार्टअप्स की बात कर लीजिए या फिर इंडस्ट्री में बात करिए, महिलाओं की लीडरशिप की भागीदारी आज भी कम है। तो क्या वास्तव में उनकी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को इस पे कुछ फोकस किया जाना चाहिए? उन्हें बिजनेस लोन में कहीं रिबेट हो या फिर उसका दायरा बढ़ाया जाए, कुछ ऐसा स्कीम्स पे गौर करना चाहिए? निर्मला सीतारमण जी हैं, महिलाएं हैं, उनकी ओर देख रही हैं। सही कह रहे हैं आप। अभी अगर देखा जाए तो आप किसी भी सेगमेंट को अगर लें, चाहे सर्विस सेगमेंट लें, चाहे आप बिजनेस सेगमेंट लें, तो महिलाएं आगे बढ़कर उसके अंदर अपनी भागीदारी को अब बखूबी निभा रही हैं। और अगर हम बात करें स्कीम्स की, तो स्कीम्स के अंदर बेनिफिट्स की अगर बात करें स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए, तो एज सच वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते जिससे महिलाएं और आगे बढ़कर अपने आप को बिजनेसेस के अंदर और मोटिवेट हो सकें। सो इस बार एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ऐसे बेनिफिट्स स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए आएँ जिससे वो अपनी भागीदारी और अच्छी बिजनेसेस के अंदर दिखा सकें, सर्विस सेगमेंट्स के अंदर दिखा सकें। लोन्स के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ कंसेशंस इन इंटरेस्ट के अंदर शायद वहाँ पे और हमें अच्छा देखने को मिले। पहले भी इस तरह के स्कीम्स आए हुए हैं बजट्स के अंदर। इसके अलावा जहाँ पे महिला उद्यमी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, वहाँ पे कुछ एडिशनल उनको रिलैक्सेशंस और या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ एडिशनल बेनिफिट्स सरकार की तरफ से वहाँ कुछ एक उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है कि जिससे महिला उद्यमी आगे और बढ़ सकें और सर्विस सेगमेंट और बिजनेस सेगमेंट दोनों के अंदर अपनी भागीदारी और बखूबी निभा सकें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसमें पुरुष सोच वाली कोई बात नहीं है। जहां अवसर मिलता है महिलाओं को, वहां अपने आप को पूरी तरह से साबित करती हैं। मैं रघुश्री जी आपके पास में आना चाहूँगा। आप कुछ खुद भी एक अपनी इंडस्ट्री चलाती हैं और खासकर महिलाओं से जुड़े फिक्की फ्लो की आप चेयरपर्सन भी हैं। चर्चाएं भी होती हैं कि आप लोग गाँव में भी जाते हैं, स्वयं सहायता समूहों को भी आप लोग काफ़ी नज़दीक से देखते हैं। तो इस बजट से कुछ उम्मीद की जा सकती है कि सरकार को थोड़ा सा इस बेल्ट पे या इस ओर फोकस करना चाहिए ताकि आधी आबादी आत्मनिर्भर बन सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन आवश्यकता है आज भी। जरूर, आपने एकदम सही फरमाया, क्योंकि आधी आबादी है और आप जानेंगे कि महिला जो होती है वो सुचारू रूप से सब काम कर सकती है अगर उसे शिक्षण और कॉन्फिडेंस दिया जाए। तो हम चाहते हैं कि विमेन सेंट्रिक इंडस्ट्रियल पार्क बने। ये जो विमेन सेंट्रिक इंडस्ट्रियल पार्क रहेगा अपना, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि वहाँ पे मेंटोरिंग, स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंस, मतलब जैसे एक नारी शक्ति बैंक खोला गया है, इन सबका एक प्रैक्टिकल समूह बने
और बना के चेन रिएक्शन करके इस विमेन सेंट्रिक इंडस्ट्रियल पार्क को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे ही हम इसे आगे बढ़ाएंगे हम बहुत आगे पहुंच पाएंगे। और जब ये विमेन सेंट्रिक इंडस्ट्रियल पार्क बन जाएगा तो आप ये देखिए कि उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अभी विमेन बहुत काम कर रही है पर अंडर प्रोडक्टिव है, उसको ये मिलेगा कि हाँ मैं इस इंडस्ट्री की एक सहभागीदार हूँ, अंडर प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही हूँ। तो हम चाहते हैं सरकार से, इस साल बीजेपी सरकार से, कि वो एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाए विमेन ओरिएंटेड और उसके अंदर सब्सिडाइज लैंड्स दे, स्किलिंग सेंटर्स करे, मेंटोरिंग भी करे, क्योंकि कई बार स्टार्टअप कई जगह फंस जाते हैं। पर आज आप देखिए पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज होने के वजह से हमको एक मेंटोरिंग सेल भी जरूर चालू करना चाहिए और फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी चाहिए कि हमें कैसे उससे बैंकिंग मिले, लोन मिले, सब्सिडीज मिले। तो ये अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री अपने आप में एक ऊंचा मकाम पालेगी। और मैं यही भी साथ में चाहूंगी कि वो जीएसटी जो हैंडमेड चीजें हैं उस पर जीएसटी की दरें 0.5% से ज्यादा ना करें, क्योंकि वो कारीगर बनाते हैं, हाथ से बने लहंगे, जरदौजी के जो राजस्थान में बनते हैं, हाथ से बनी चीजें, अगर उन पे वो दर बढ़ा देंगे तो सब आर्टिसंस वापस बेकार बिखर जाएंगे और चाइनीज माल आना चालू हो जाएगा जो मशीनों से बना है। तो अगर हमें अपने भारत को वापस सिल्क रूट सोने की चिड़िया बनाना है तो आर्टिसंस द्वारा बनाई हुई चीजों पे 5% से ज्यादा जीएसटी ना लगाएं। बिल्कुल आप सही रहे, क्यों देखिए वुडन वर्क है हमारे यहाँ, हैंडीक्राफ्ट का राजस्थान में बहुत काम होता है, सभी स्टेट्स में होता है, राजस्थान में काफ़ी होता है। अगर कॉस्ट बढ़ती है तो बात सही है कि देखिए बायर कला के कद्र है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आदमी ये देखता है कि यार 100 पीस ही लेना है मुझे, मैं चलिए जहाँ से सस्ता होगा वहाँ से ले लूँगा। चाइना नज़र गड़ाए बैठे भारत के मार्केट पे। तो वास्तव में अगर लोकल फॉर वोकल करना है तो कहीं ना कहीं इन बातों को सुना जाना चाहिए। मैं वैशाली जी आपके पास में आना चाहूँगा, आप खुद भी एक हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई हैं, तो क्या लगता है कि कुछ परेशानी है जिससे आप लोग फेस करते हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट ये देना चाहिए कि देखिए बजट कोई सिंगल किसी के लिए नहीं होता, बजट पूरे एक सेगमेंट के लिए होता है, एक वर्क के लिए होता है। तो क्या खास चाहते हैं इस बार आप? बिल्कुल, मैं लघु उद्योग भारती को बिलोंग करती हूँ और लघु उद्योग भारती बहुत रूट लेवल पे महिलाओं के लिए काम करता है। हमारे साथ आज 550 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। और मैं देखती हूँ कि है ना महिलाओं को एक तो जो भी लोन्स वगैरह मिलते हैं उनमें मैक्सिमम सब्सिडी उनको मिलनी चाहिए। उसके अलावा दूसरा चीज़ में जैसे एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं उसमें गवर्नमेंट के द्वारा एमएसएमई के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है वुमेन्स को, पर वो जो सपोर्ट दिया जाता है उसमें हमें इनिशियल लेवल पे एमएसएमई को पे करना होता है, उसके बाद में रिफंड आता है। तो कई बार वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि हर महिला उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। तो उस कॉस्टिंग को कम करते हुए उसको एमएसएमई को डायरेक्ट उसी वक्त पे उस फंडिंग को किया जाना चाहिए ताकि हर महिला उसका पार्ट बन सके जी। और दूसरी चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जैसे वर्किंग कैपिटल के तौर पे भी लोन मिलना चाहिए। जैसे स्टार्टअप्स के लिए लोन फैसिलिटी है जिसमें बहुत अच्छी सब्सिडी गवर्नमेंट अभी दे रही है, तो इसी तरह से वर्किंग कैपिटल के लिए भी हमें अच्छी सब्सिडी के साथ में लोन अवेलेबल होना चाहिए ताकि महिलाएं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। मुद्रा लोन की बात की जाती है कि मुद्रा लोन के जरिए काफ़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं, इसका कोई लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए या फिर अगर इसमें कोई हर्डल्स उन्हें दूर करना चाहिए? हाँ, मुद्रा लोन मुझे जहाँ तक मुद्रा लोन का पता है कि वह जो अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनके लिए मुद्रा लोन होता है जिसमें कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होता है और उसके बाद में आप वर्किंग कैपिटल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पर कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको कि जो सोर्सिंग भी करती हैं, उसमें कुछ अपना इनपुट देती हैं और काम करती हैं, तो उनको वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में भी यदि लोन फैसिलिटी और भी अच्छी सब्सिडी के साथ मिल जाए तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ऐसा मुझे लगता है कहीं ना कहीं। जी, रघुश्री जी आपके पास में आना चाहूँगा। लखपति दीदी और ये सब चीज़ें तो हैं, उज्ज्वला योजना भी है, उसका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है, मनरेगा के दिन भी बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है, वो भी हाथों को रोजगार मिलता है। लेकिन हम छोटे, कई बार कहा जाता है कि क्यों नरेगा के आगे भी सोच रखनी चाहिए, नरेगा को इंडस्ट्री से जोड़ना चाहिए। और जैसे अभी मैम ने कहा मुद्रा लोन है, उसका मतलब यही है कि आप अगर नया कुछ चालू कर रहे हैं तो इसमें कुछ इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, या जैसे आप कह रहे हैं कि स्पेशली
महिलाओं के लिए कुछ इसमें किया जाना चाहिए। लखपति दीदी तो बन रही हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे की भी सोच रखनी चाहिए कि हाँ, अगर कोई महिला कर सकती है, वो अपना इंडस्ट्री ऑलरेडी रन कर रही है, उसको पैसे की आवश्यकता है, तो इसका कुछ दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ जी, जैसे अपन आपने स्टार्टअप पे देखा कि स्टार्टअप एक बूट कैंप पे होता है कि जी। उस पे चलिए सरकार की फंडिंग होती है। उसी तरह कई बार क्या होता है कि एक मिड सेक्टर में आकर बिजनेसेस और बिजनेस हाउसेस और लेडीज फंस जाती हैं क्योंकि ग्रोथ चाहिए, और एक बार में अभी देखिए ग्रोथ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना टेक्नोलॉजी से बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए कि इंटरनेट की सुविधाएं हो गई हैं, कस्टमर्स विदेश से आना नहीं चाहता है, इंटरनेट टीवी और उस पर लेना चाहता है, तो अगर कंप्यूटर्स की अच्छी प्रशिक्षण मिल जाए और साथ में सब्सिडाइज रेट पे एक डिजिटल स्टूडियो लैब अगर राजस्थान कुछ इस तरह का बना के दे सरकार, और उसी लैब के अंदर अगर हमको मिले कि भाई यहाँ पे हम फ्री काम कर सकते हैं, डिजिटल लैब की सुविधाएं मिले, प्रशिक्षण मिले, फ्री सब्सिडाइज कंप्यूटर्स मिले, उसकी नॉलेज मिले, मतलब अपडेट इन टेक्नोलॉजी आपके पास। इवन जो अगर आप सिलाई मशीन वाली चीज़ें देखिए तो इसमें भी अपडेट हो गई मशीनें, कैड की कंप्यूटर से मशीनें उसे पैटर्न कट रहे हैं। तो अगर वो महिलाओं को अगर वो अपडेशन का चांस मिले तो उसके लिए 2 चीज़ चाहिए, प्रशिक्षण, कॉन्फिडेंस, और तीसरा फाइनेंस। तो इस फाइनेंस को अपडेटिंग योर इंडस्ट्री करके एक इनको एक नया सब्सिडी ग्रुप बनाना चाहिए, अपडेट योर इंडस्ट्री, क्योंकि अगर अब इंडस्ट्री अपडेट नहीं होगी तो थोड़े दिन में वो जर्जर होकर पुराने मकान की तरह उसकी नींवें हिलने लग जाएंगी। तो ये मेरी इच्छा है कि हमें अपस्केल करने के लिए एक नई योजनाएं बीच में लानी चाहिए। हर्षा जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अभी 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है सरकार ने, उसमें एक्सपर्टीज कह रहे हैं कि साहब ये पैसा आएगा, सैलरी जो गेन करते हैं उन लोगों के पास में, तो पैसा मार्केट में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं आज भी जॉब सिक्योरिटी को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बड़ा तबका ऐसा है कि इंडस्ट्री हो, चाहे आप लोग भी बहुत सारे इनके इंडस्ट्री में काफी लोग काम करते होंगे, रघुश्री जी के, ये लोग एम्प्लॉयर हैं। और एम्प्लॉयर देखिए, कोई भी व्यापारी है अपनी गांठ से पैसे लगा के चैरिटी में कोई काम नहीं कराना चाहता, उसको भी 2 पैसे जो इन्वेस्ट किया उसको भी है, उसके अपना खर्चे भी निकालना है, उसको अपनी दिनचर्या खुद को भी चलानी है और अपने कर्मचारियों का भी ध्यान रखना है। एमएसएमई की बात बहुत बार की जाती है, आपको ध्यान होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया था जी, आई थिंक पहले कार्यकाल के लास्ट में या सेकंड के बिगिनिंग में मोदी साहब ने ही किया। तो एमएसएमई की चर्चा तो बहुत होती है, या आज भी आपको लगता है कि जो अरुण जेटली साहब ने एक कड़वा सच कहा था कि देखिए मिडिल क्लास अपना ध्यान रखेगा, मिडिल क्लास से मतलब है एमएसएमई में, मिडिल क्लास में ज्यादातर लोग एमएसएमई के ही लोग हैं, तो उस पर जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं, सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। और इसमें भी अगर एक सेगमेंट स्पेसिफिक अगर आप कर सकें कि महिलाओं को एमएसएमई अगर ये लीडरशिप आप देते हैं तो इसको बेनिफिट मिलेगा। सही कह रहे हैं आप। एमएसएमई की अगर अभी हम बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन के अंदर ज़रूर बहुत पहले जो आप बता रहे हैं वहाँ पे रिलैक्सेशन आया था, और वो टैक्सेशन का बेनिफिट सारे कॉर्पोरेट्स के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट था, बट वो बेनिफिट कॉर्पोरेट्स तक ही सीमित है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म्स की बात करें, प्रोप्राइटरशिप की बात करें, तो वहाँ पे ये बेनिफिट नहीं है, वो अभी भी हमारे जो स्लैब रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स होते हैं। सो वहाँ एक उम्मीद बनती है और वहाँ एक एक्सपेक्टेशन है कि उनको भी कॉर्पोरेट स्लैब्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज अगर आज मेरा एक बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के अंदर है जहाँ पे एमएसएमई की कैटेगरी में आता है, तो उसको भी कॉर्पोरेट टैक्स के अकॉर्डिंगली एक सब्सिडाइज रेट और रिड्यूस्ड इनकम टैक्स के रेट इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, जिससे उनको बेनिफिट मिल सके और वो अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने जो उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका वो अच्छे से ध्यान रख सकें। तो एक वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि होनी चाहिए, बिकॉज कंपनीज के लिए वहाँ पे रेट का रिडक्शन पहले हो चुका है, पर अगर उसी तरह हम दूसरे फॉर्म्स की बात करें, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स या किसी और फॉर्म की बात करें, उनके लिए अभी तक इस तरह का कोई रिडक्शन इनकम टैक्स रेट्स के अंदर देखने को नहीं मिला है। सो एक वो चीज़ है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे हमारे एक्सपेंसेस डिडक्शंस हैं जो अभी भी हमारे इनकम टैक्स के अंदर हमें नहीं मिल पाते। जब जैसा कि आज हम बात करें CSR मैंडेट हुआ है, या फिर अगर हम बात करते हैं दूसरे छोटे बिजनेसेस के लिए इस तरह के एक्सपेंसेस का मैंडेट अभी इनिशियली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज जहाँ बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वहाँ पे उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, बट अगर एक MSME है
वो अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान अगर अच्छे से रख रहा है, वो अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर रहा है, तो आई थिंक वहाँ पे एक और बड़ा दायरा नहीं लगाना चाहिए उनके ऊपर। जब वो बड़े स्केल के ऊपर बिजनेस को लेके आते हैं तब उस दायरे को बढ़ा के उनको CSR कैटेगरी में लाना चाहिए। तो इस तरह के जो उनके ऊपर एक एडिशनल कंप्लायंस बर्डन है, वहाँ पे एक रिलैक्सेशन की उम्मीद बनती हुई, मतलब उम्मीद है कि होना चाहिए। सो ये दो चीज़ें मैं वहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, बिकॉज इनसे शायद कुछ बेनिफिट जो है MSME को मिलेगा। हम अगर महिला उद्यमी की बात करें तो आज की डेट में, आज किसी बिजनेस को चाहे महिला चला रही है या पुरुष चला रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उनको कोई बेनिफिट नहीं है। सो अगर कोई बिजनेस किसी महिला उद्यमी के थ्रू लीडरशिप के अंदर जा रहा है, उसको हम एक एडिशनल बेनिफिट देंगे तो वो वहाँ पे उसको और मोटिवेशन मिलेगा कि भाई आज फैमिलीज जो हैं अपनी फीमेल जो हैं उनको और मोटिवेट करेंगे कि आप इसको आगे बढ़ाओ। तो अगर वो रिलैक्सेशन कहीं मिलेगा उनको टैक्सेशन के अंदर या कोई बेनिफिट वहाँ पे बिजनेसेस के अंदर मिलेंगे, सो आई थिंक वो एक अच्छा कदम सरकार की तरफ से हो सकता है। देखिए, अभी मैं आंकड़े देख रहा था गवर्नमेंट के ही, MSME अगर देखें हम तो 14% महिलाओं की भागीदारी है और स्टार्टअप्स में देखें 5.9 है, 6% मान लीजिए। तो ये आंकड़ा मुझे लगता है कि काफ़ी चौंकाने वाला है। हम जब भी अखबार देखते हैं, IIT का रिजल्ट आता है या फिर किसी भी आप उसमें देखिए CA का रिजल्ट हो कि बच्चियों ने बाजी मारी, बोर्ड्स के एग्जाम्स में देख लीजिए, तो बाजी में मार सकते हैं। तो हमें भरोसा रखना चाहिए। अभी भी कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज के लिए रास्ते खोलने चाहिए। आप ये देखिए, हमारा संविधान भी कहता है कि इक्वलिटी के लिए हमने आरक्षण दिया, उसके पीछे मकसद यही था कि दोनों तरफ से आर्थिक और सामाजिक आधार पे इक्वलिटी आ सके। तो महिलाओं के लिए अब इतने साल बाद भी देश की प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, राज्यों की मुख्यमंत्री, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरीज, DG, ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे रह करके महिला अपने को साबित कर सकते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि मोदी साहब का तीसरे कार्यकाल का पहला जो बजट है, इसमें इस ओर गौर करना चाहिए। मैं वैशाली जी आपके पास में आना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी चुनौती है, वो चाहे कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री हो चाहे एक ऑफिस की पियोन हो, घर के खर्चे की चिंता सबको होती है। इंदिरा गांधी के खुद के वर्ड्स थे जब उन्होंने कहा कि देखिए, मैं प्रधानमंत्री बेशक हूं, लेकिन वित्तीय स्थितियों को तो मुझे भी संचालन, घर में क्या बन रहा है, क्या चल रहा है, यानी कि रसोई का पता सबको होता है, किसी को भी हो। आप लोग व्यापार करते हैं, सब करते हैं, आप आत्मनिर्भर हैं, एक नरेगा मजदूर हो वो भी, और चाहे आप लोग काम कर रही हैं वो भी, सबको मालूम है कि हाँ मेरे घर का खर्चा कैसे चल रहा है और क्या महंगाई है। इस ओर भी थोड़ा सा उम्मीद है कि कुछ ध्यान देना चाहिए, घर का बजट नहीं गड़बड़ाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस घर का बजट तो सबसे पहले आता है, और फीमेल्स के लिए तो सबसे पहले आता है कि घर की जितना भी सामान हम लोग घर में यूज़ करते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए कि बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे वो अवेलेबल हो पाए, और जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास जो फैमिली है उसके लिए अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में यदि कोई रियायत गवर्नमेंट करती है तो वो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, और वही कहीं ना कहीं अफेक्ट भी करता है उनके फैमिली को, ऐसा मैं सोचती हूँ। जी बिल्कुल। हर्षा, मैं आपके पास में मानना चाहूँगा कि जैसे हम घर के बजट की बात कर रहे हैं कि खर्चों में दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होती है और कई बार मांग भी उठती है कि आपकी GDP का या बजट का टोटल इतना % हेल्थ सेगमेंट पे और एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। जो रिपोर्ट्स हैं कई बनी हुई, आयोग बनाए, बोर्ड बनाए, लेकिन कभी लागू नहीं हो पाई। तो अभी भी आपको लगता है कि आवश्यकता है, जैसे आपको होम लोन के बिल्कुल आप लोगों ने खोल दी सारे रास्ते का, आप ले सकते हो, उसके रिबेट्स में है, एजुकेशन लोन को और स्मूथ करने की जरूरत महसूस कर? एजुकेशन लोन के अंदर डिडक्शन अवेलेबल है, बट वो डिडक्शन का जो लिमिट है वो बहुत टाइम से देखा गया है कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, जबकि एजुकेशन कॉस्ट जो है वो हमारी बढ़ती जा रही है। सो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर एक लिमिट को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लिमिट इंक्रीज नहीं होगी, आज जो पहले का हमारा CA का एक एक्सपेंस था, अगर मैं उसका एक एग्जांपल लूँ, और आज के डेट में इस CA को करने का जो मेरा खर्चा होता है उसमें अंतर ज़मीन आसमान का अंतर है। जब मैंने CA किया था और आज के डेट में जब दूसरा एक स्टूडेंट जो CA करता है, दोनों के खर्चे में बहुत अंतर है।
तो वहाँ उस लिमिट को इंक्रीज करने की ज़रूरत महसूस होती है। उसी तरीके से अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो आज जो मेरे को 80D का डिडक्शन मिलता है या 80DD का डिडक्शन मिलता है वो मात्र 25,000 रुपये जो प्रीमियम है वो मिलता है, जबकि अगर मैं मेरे पूरी फैमिली का इंश्योरेंस लेना चाहती हूँ तो वो 25,000 के प्रीमियम के अंदर नहीं आएगा। मेरी फैमिली की अगर मैं बात करूँ आज, तो मेरी फैमिली में आज मुझे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और अगर मैं मेरे जो सास ससुर साथ में रहते हैं उनको काउंट करें तो वो 25,000 के अंदर या 50,000 जो लिमिट है उसमें कवर नहीं होता। सो वहाँ मैं समझती हूँ कि उस लिमिट को बढ़ाने की ज़रूरत है और उसे इंक्रीज करने की ज़रूरत है। एक जीएसटी के दायरे से भी बाहर करना चाहिए, आई थिंक ये जो हाँ जरूर, क्योंकि ये नेसेसिटीज हैं। अगर इन नेसेसिटीज को हम जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं रखेंगे तो ये एक डबल बर्डन हो जाता है एक सिटीजन के ऊपर। मेरा तो मानना है कि व्हीकल इंश्योरेंस भी आप कराते हैं, थर्ड पार्टी के लिए कराते हो। देखिए हमारे यहाँ पे आप देखते होंगे कि छोटी छोटी बचत का बड़ा महत्व होता है। आदमी गाड़ी 20-50 लाख की लेकर के जाएगा लेकिन वो पार्किंग फ्री भी तलाशता है कि पार्किंग फ्री मिलनी चाहिए। हमारी एक सोच भी होती है। तो आदमी देखता है कि मैं 10 लाख का मैंने मेडिक्लेम करवाया है लेकिन मुझे 1,500 रुपये भी मैं एक्स्ट्रा क्यों दूं, उसमें होता है। तो ये एक बिल्कुल ऐसी चीजें हैं कि जिन पे गौर करना चाहिए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है। लेना तो होगा ही। अगर आपको आटे पे भी अगर आप छोटे छोटे, अभी पिछले दिनों ध्यान होगा कि लघु उद्योग खाद्य व्यापार संघ वालों ने इन्होंने काफी लंबा एक वो रखा कि फूड पैकेट्स पे जीएसटी लगा दिया था। उसके बाद में कहा गवर्नमेंट ने कि इतने किलो के ऊपर से हम लोग जीएसटी लगाएंगे। तो एक एडिशनल बर्डन होता है कि हर व्यक्ति का अपना खर्चा होता है, उसकी लिमिट्स होती हैं। उससे जब बाहर चला जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी दिक्कत आती है। हम एक रसोई को लेकर के बजट के दरमियान जब जेटली साहब ने पहला बजट पेश किया था तो सबकी जिज्ञासा थी, आप सब लोगों को भी ध्यान होगा कि एक सोच थी लोगों की शायद इनकम टैक्स तो खत्म ही कर देंगे, कि इनकम टैक्स तो आई थिंक मोदी जी ने खुद ने भी, इन्होंने बड़ी जब मुख्यमंत्री रहते हुए चर्चाएं की हैं तो शायद ये तो खत्म ही होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसमें। तो ऐसी जो चीजें होती हैं कि जिस पे गौर किया जाता है। तो मैंने एक परिवार पे, मध्यम वर्ग परिवार था, उससे मैंने पूछा कि भाई महंगाई का क्या आलम है कि सब बजट पे ध्यान है, ये दाल जो आप एडिशनल देख रहे हैं 2 सब्जी के साथ में तब तक है कि बजट आएगा। अगर बजट में थोड़ा बहुत भी अगर इसमें राहत नहीं तो 1 कटोरी गायब होगी, इसमें 2 ही सब्जियां होंगी। फिर रघुश्री जी मैं गलत कह रहा हूँ? सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि देखिए आज 3 बेसिक नीड्स हैं अपनी, रोटी कपड़ा और मकान जी। तो अगर इस तीनों को सरकार समझे और हमारी आबादी को देखते हुए, कहते हैं ना कि हर छठा आदमी जो विश्व में है वो हिंदुस्तानी है, तो आज आप देखिए कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स को अगर एनर्जाइज करके और इन तीनों को बेसिक न्यूनतम जीएसटी टैक्सेशन पे करें तो ये 3 चीजों से हमारा जीवन बहुत अच्छे चलेगा। और हमारी जो इतनी स्किल्ड रिसोर्स है उस पे जीएसटी की चीजें उपलब्ध करें, फोन्स पे लगाएं, एक्स्ट्रॉर्डनरी जो लग्जरी पे है उस पे लगाएं, बेसिक नीड को तो इनको न्यूनतम करके ही चलना चाहिए। जी वैशाली जी, आप लोगों की भी चर्चा होती होगी कि बजट से पहले कि हाँ कुछ सेगमेंट्स ऐसे होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों के तो लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय स्तर पे है, तो बजट से पहले प्री टॉक्स में भी गए होंगे, तो कुछ राज्यों से भी कुछ नीड या आप लोगों के बीच में चर्चा हुई है कि हाँ ये होना चाहिए? बिल्कुल, हम ज़्यादातर तो उद्यमों से रिलेटेड ही बात करते हैं। जी। तो उद्यमों के लिए मैंने बोला ये एक तो जीएसटी का तो है ही। मुझे तो लगता है कि जो महिलाएं अपना काम शुरू कर रही हैं उनको तो कुछ सालों के लिए जीएसटी बिल्कुल हटा ही देना चाहिए उनके प्रोडक्ट पे से, ताकि है ना वो मतलब अपने काम को फ्रीली कर सकें। तो ऐसा मुझे कहीं लगता है। एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए सरकार को ताकि इन्वेस्टर्स आ सकें। थोड़ा डर महसूस करते हैं कि पता नहीं मेरा कहीं पैसा नहीं डूब जाए, क्योंकि देखिए जिसको ईमानदारी से व्यापार करना है वो केवल बैंक के डुबोने के लिए व्यापार नहीं कर रहा है, उसे खुद की गांठ की पूंजी भी लगती है बिल्कुल। और महिलाओं का तो अभी तक का रिकॉर्ड है कि है ना, बैंकिंग में कभी भी लोन लेती हैं तो महिलाएं बहुत ही कम ऐसी होंगी जो कि है ना लोन डुबोने वाली बात तो बिल्कुल भी ये कहीं भी मतलब महिलाओं के साथ जाती ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हर्षा जी, कुछ चीजें ये हो सकती हैं कि आपको ध्यान होगा कि अभी जिन राज्यों में चुनाव हुआ है वहां पे और हो भी रहा है, जिसे हम फ्री बीज स्कीम्स कहते हैं या कुछ लोग उन्हें रेवड़िया भी बताते हैं, लेकिन बजट में जो हो गई वो लोक कल्याणकारी की परिभाषा में आ जाती है। हम फ्री बीज नहीं कह, फ्री बीज तो कह सकते हैं लेकिन रेवड़िया नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट एक पार्टी का अनाउंसमेंट होता है। मैनिफेस्टो भी है, बीजेपी ने भी जारी किया, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट उन्हीं की है और अलायंस में लोग हैं उनके भी हैं। तो एजुकेशन पे कुछ ऐसे नेशनल जैसे पीएम श्री स्कूल्स की बात की गई थी पिछले बजट के अंदर,
चलिए, और दूसरा सेना की अगर हम बात करें तो अग्निवीर की बात है, महिलाओं का दायरा इसमें बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा उज्ज्वला योजना की बात है, उस पर असर आ सकता है, उसका और लिमिट बढ़ाई जा सकती है। मनरेगा में महिलाओं की संख्या पे बात की जा सकती है। एक सबसे बड़ी जो बात मुझे जो दिखाई देती है कि बजट में शायद ये अनाउंसमेंट जरूर होगा, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, इनका जिक्र आ सकता है। उसके अलावा जो मुझे ऐसा लगता है इस बजट के अंदर अभी अगर हम देखें तो जो नई तकनीक आ रही हैं और उसके अलावा जो हम ग्रीन बिजनेस की बात करते हैं या हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं, ईवी की बात करते हैं, सो इससे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स जो हैं एक एक्सपेक्टेशन है कि इस बजट के अंदर हमें मिलेंगी, क्योंकि आज हम हर जगह जहाँ पे भी बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी की बात सबसे ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट का फोकस भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ पूरा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उन बिजनेसेस को ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है जो सस्टेनेबल हैं, जहाँ पे आप वो ग्रीन हैं, जो कहीं पे भी कार्बन एमिशंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे वो उनको टैक्स इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं, वहाँ पे उनको कुछ सब्सिडीज़ भी दे सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पे रिसाइकलिंग जो बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट आई थिंक गवर्नमेंट इस बार बजट के अंदर देना चाहती है। एंड उसके अलावा जो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपने नोटिस किया हो कुछ आपने दोनों पिछले जो 2-3 साल के बजट आए हैं, हम अगर कर हमारे जो स्लैब रेट्स हैं, हमारे पास 2 स्लैब रेट्स अभी चल रही हैं, एक ओल्ड रिजीम और एक न्यू रिजीम। सरकार रेगुलरली जो न्यू रिजीम है उसके अंदर अपडेट्स लेके आ रहे हैं और ओल्ड रिजीम के अंदर कम से कम अपडेट लेके आते हैं। तो हम जो मैंने अभी तक उसके अंदर एक देखा है, सरकार कहीं ना कहीं न्यू रिजीम को आगे प्रमोट कर रही है ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्ट करें और ओल्ड रिजीम को कम से कम ऑप्ट करें। तो धीरे धीरे उनका जो मूव है वो न्यू रिजीम की तरफ आगे जा रहा है ताकि लोग उस तरफ मूव कर सकें, और जब सारे लोग न्यू रिजीम की तरफ मूव हो जाएंगे तब ओल्ड रिजीम को ख़त्म कर दिया जाएगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एक्सपेक्टेशन है शायद इस बजट के अंदर अनाउंस हो या अगले बजट के अंदर होगा, नया डायरेक्ट टैक्स कोड बिल आने की भी संभावना है। सो हमने ये सुना था कि तैयार हो चुका है, तो हो सकता है इसी बिल के अंदर, इसी बजट के अंदर वो उसको अनाउंस करें। अगर किसी रीज़न की वजह से वो इस बजट में अनाउंस नहीं होगा तो अगले बजट के अंदर वो ज़रूर अनाउंस होगा। बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि काफ़ी चर्चा है इसकी कि डायरेक्ट टैक्स बिल का डायरेक्ट टैक्स कोड बिल, इसकी डिमांड तो नहीं है लेकिन सरकार अपने एक उसमें महसूस करती है कि लेके आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैनिफेस्टो को देखते हुए भी आ सकती हैं, लेकिन हमने बात नारी की है और नारी के हक की है, तो मुझे लगता है कि निर्भया फंड का मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। जब निर्भया केस हुआ उसके बाद से एक फंड बनाया गया था जिससे महिलाओं के सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, उनके अवेयरनेस के लिए पैसा ये आता है, स्टेट्स को दिया जाता है, लेकिन कई स्टेट्स की स्थिति ऐसी है कि वो पैसा काम ही नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि उस पर गौर करना चाहिए और उसका पैसा की जो लिमिट है उसको भी और बढ़ाया जाना चाहिए। खासकर एक सिक्योरिटी को लेकर के बात आती है कि लंबी दूरी की यात्राएं जब महिलाएं करती हैं ट्रेन में या कहीं पे अभी भी कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं, तो वहाँ जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि आज भी हम टेक्नोलॉजी में काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं, सोच भी बदल रही है, लेकिन आज भी जो महिलाएं हैं एक इनसिक्योरिटी जो फील करती हैं। हमारे पास में होता है कि बेटे फ़ोन चालू रखना, लोकेशन चालू रखना, पहुंचने से पहले फ़ोन करना। आप टैक्सी हायर भी करते हैं तो सबसे पहले काम होता है घर वाले उसके पीछे से फ़ोटो लेते हैं कि क्या गाड़ी नंबर है, ड्राइवर कौन है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक माहौल पे, सोशल सेक्टर पे जरूर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि एक मजबूती जो आ सके। और देखिए, नारी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि समाज में मजबूती आएगी, समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। तो ये अगर सिड्डियाँ मजबूत हो आप करने की कोशिश करेंगे या सोच रखेंगे, ये क्योंकि प्री टॉक है हमारी, हो सकता है आपकी सोच में यही चल रहा हो, लेकिन जब तक कुछ पिटारे से खुलता नहीं है तब तक तो हम ऐसे ही चर्चा करेंगे और हम एक डिमांड्स होती हैं लोगों की वो आपके सामने लाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।